Good morning, everybody. So we know that we have already completed chapter 2 is matter around us is pure. Okay. So before starting the third chapter, I would like to just discuss some of the basic and the important topic that are related to chapter number third. Okay. तो the topic is the chemical bonding. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ ये केमिकल बॉन्डिंग क्या है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़नी है. ठीक है. तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और सेकंड होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. ये दो अलग अलग टॉपिक है. ठीक है. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ एटम क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से जानते हैं. ठीक है. तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना होगा. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें तो पता है कि हम लोग KLM सेल जो होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. अब दूसरा मैंने यहाँ लिखा है कैपेसिटी ऑफ अ सेल. तो कैपेसिटी ऑफ अ सेल का मतलब होता है कि जो हमारे पास K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है और लाइकवाइज. तो इनके कैपेसिटी की अगर बात हम करते हैं, कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप इन सारे सेल्स में रख सकते हो. ये सारे KLMN सारे ये सेल्स हैं. ओके. तो K सेल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो 2, L का जो होता है 8, M का होता है 8 और फिर 8. मतलब पहले वाले सेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, सेकंड वाले में मैक्सिमम 8, थर्ड वाले में 8 और फोर्थ वाले में 8. मतलब पहले वाले में 2, बाकी सारे में मैक्सिमम आप कितना इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो आप. ठीक है. अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ठीक है. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझने के लिए आपको जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको लिखना होगा, तभी आप समझ पाओगे डायग्राम से भी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके. ठीक है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ. सबसे पहले मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ, Na. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ना. ब्रैकेट में मैं इसका एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ 11. तो ये सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11. ओके. अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे तो सेंटर में आपको बिल्कुल भी आपको पता है न्यूक्लियस होता है. इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ प्रोटॉन्स और 11 जो होते हैं न्यूट्रॉन्स, में कोई चार्ज नहीं होता है. सबसे पहला वाला सेल अगर हम बनाते हैं, सबसे पहला वाला सेल, इसका नाम मैं दे रहा हूँ K सेल. K सेल. तो K सेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. चलो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बना दिए. K के बाद आता है एक L सेल. L सेल. तो L सेल में होते हैं 8 होंगे इसमें. तो 3, 4, 5, 6, 7, ये 8. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो टोटल तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो पहले वाले में 2 हो गया, दूसरे वाले में 8, 10. तो यानी कि एक सेल मेरे को और इसमें ऐड करना होगा. तो एक सेल हमने इसमें और ऐड किया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ चुका है. तो पहला सेल K था, फिर L था और M था. ठीक है. अब आप देखो ये लास्ट वाला सेल कौन सा सेल यूज़ कर रहा है, कौन सा सेल, M सेल यूज़ कर रहा है. और M सेल का कैपेसिटी कितना है, 8 है. तो कैपेसिटी 8 है और है अभी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब जितना भी सेल यूज़ कर रहा है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो स्टेबल होगा, और उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं हैं तो वो बिल्कुल भी अनस्टेबल होगा. तो इसका मतलब ये लास्ट वाला सेल यूज़ कर रहा है M. तो M का कैपेसिटी होता है 8. तो इसके मतलब अभी इसके पास आखिरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसका मतलब ये मेरे लिए होगा अनस्टेबल. ठीक है. अनस्टेबल. तो ये हो गया बिल्कुल भी अनस्टेबल. ठीक है. अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेना चाहूँगा, अगर मान लो कि मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ हीलियम. He, एटॉमिक नंबर 2 हम लोग जानते हैं अच्छे से, एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका. ठीक है. स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो पहला होगा यहाँ पे आपका न्यूक्लियस. इसमें आएंगे आपको यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स. पहला सेल होगा K सेल, और इस K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी आपको आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब इसमें देखोगे ये K सेल यूज़ कर रहा है, K सेल. और K सेल का जो कैपेसिटी होता है ये होता है देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, मतलब ये हो चुका है स्टेबल हो चुका है. ठीक है. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है.
सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे थर्ड में एग्जांपल तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आपको पता है 8। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सेंटर में हमारे पास होगा 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। ओके, पहला सेल आएगा के सेल, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल 8 है। के बाद आएगा एल, ये हमारा पहला वाला के सेल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब एल आएगा, एल, तो एल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 6, तभी आके 8 हो जाएगा। तो ये हमने बना लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोडियम बनाया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल देखो, तो इसमें लास्ट वाला सेल एल सेल यूज़ कर रहा है और एल सेल का कैपेसिटी कितना है, देखो यहाँ पे एल का 8 है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एल का कैपेसिटी होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का और है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना कैपेसिटी है उतना नहीं है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा बिल्कुल भी अनस्टेबल। तो आप बिल्कुल भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चाहे तो लिख सकते हो कि एल एम, इसका क्या था, देखो इसका था 281, इसका था के में 2 और इसका था के एल 2 और 6। तो देखो ये लास्ट वाला जो सेल था वो एम सेल यूज़ कर रहा था और एम का कैपेसिटी 8 था, तो एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए अनस्टेबल। ये यूज़ कर रहा था सिर्फ एक के सेल का कैपेसिटी होता है 2 और 2 है, मतलब ये था स्टेबल। ये था देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एल में यूज़ कर रहा है 6 और एल का कैपेसिटी 8 है, मतलब 8 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये भी हो गया अनस्टेबल। तो आप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए कि कौन स्टेबल है, कौन बिल्कुल अनस्टेबल है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी तो आप समझ गए अच्छे से कि कौन एटम स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। अब आता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेरे को क्या बताता है कि कौन सा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे वो चेक करेंगे, मैं यहाँ पे आपको रफली चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा, सोडियम के बारे में बात करूँगा, अभी बात करूँगा सोडियम के बारे में। तो सोडियम में अभी जो प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज वो +11 है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं लिखूँगा 11 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं इसको देखूँगा तो +11 -11 0। तो इसका मतलब देखा जाए सोडियम जो है, हालांकि वो अभी अनस्टेबल है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, वैसे अब थोड़ा इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर में जो प्रोटॉन्स जो हैं सेंटर में, ये हो जाएंगे +2 चार्जेस। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 नेगेटिव चार्जेस, तो +2 और -2 0, मतलब कि ये हीलियम स्टेबल है और इसके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो इसके प्रोटॉन्स, तो बीच में जो प्रोटॉन्स हैं वो बिल्कुल 8 हैं, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव 8 लिखूँगा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो -8 लिखूँगा। तो +8 और -8 हो जाएगा 0। तो इसका कहने का ये मतलब है कि सोडियम जो है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है और इसके ऊपर में कोई भी चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। हीलियम देखें, हीलियम को देखोगे तो हीलियम बिल्कुल स्टेबल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन देखा जाए ये अनस्टेबल है और इसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो एटम कब स्टेबल होंगे और कब स्टेबल नहीं होंगे, ये जो है डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो भी सेल वो यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो स्टेबल, और नहीं है तो अनस्टेबल। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हर एक एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, हर एक एटम जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करेगा या तो गेन करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके। तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही चूज़ करता है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि कोई भी जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या तो गेन करेगा, जो भी उसको ईजी लगेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के लास्ट वाले सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्टेबल होना है तो एम सेल का कैपेसिटी कितना है, 8 है। तो इसको स्टेबल होना है तो बाहर से आप 7 इलेक्ट्रॉन लाओ या 1 रिमूव करो, तो ज़्यादा इजी कौन होगा, 7 लाओ या 1 रिमूव करो। तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही चूज़ करना होता है। सो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि 1 रिमूव करो। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तब जा कर के ये सोडियम जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो
सोडियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो हो जाएगा अनस्टेबल से स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल। क्यों? देखो, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को उसको हटा देता है तो ये हटा देगा तो ये पूरा आखिरी का सेल पूरा डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट सेल कौन बचेगा? एल सेल बचेगा, और एल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये सोडियम अगर स्टेबल होना है तो इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होगा। तो जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा तो इसका जो नया डायग्राम है वो कैसे बनेगा? देखो, यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, पहला सेल के सेल, इसमें 2 का 2 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वैसे ही के वैसे पड़े हैं। उसके बाद के बाद आ जाएंगे एल वाले इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में इसमें कितने थे? 8 थे, 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके? 8। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा तो ये एम सेल जो है अपने आप डिसअपियर हो चुका। तो यहाँ पे के सेल और यहाँ पे एल सेल, के सेल और एल सेल। तो अब कह सकते हो कि इसके पास आखिरी एल सेल है और एल सेल का जो कैपेसिटी है 8। तो अब देखो इसके पास एल सेल में कैपेसिटी 8 था और 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है अब ये हो चुका है स्टेबल। अब जो ये सोडियम है ये हो चुका है बिल्कुल स्टेबल। तो स्टेबल कैसे हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद ये हो चुका है बिल्कुल भी स्टेबल। थोड़ा इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी चेक कर लेते हैं। बीच में जो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स है वो तो बाबू पॉजिटिव के 11 के 11 हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 और इसमें 8, कितने? 10, क्योंकि इसने एक तो लूज़ कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल लिया है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सिर्फ 10, है ना। तो अभी अगर +11 और -11 को सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा +1। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और जैसे उसने अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो अपने आप को बना लिया स्टेबल। लेकिन स्टेबल बनाने के बाद उसने डेवलप कर लिया अपने ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हीलियम को देखते हैं। तो हीलियम तो बाबू ऑलरेडी स्टेबल है, इसको तो स्टेबल होने की फिर से ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से स्टेबल है। अब देखो ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है अगर इसको स्टेबल होना है तो इसके आखिरी वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो एल में 6 है, तो अगर इसको स्टेबल होना है तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले आओ या इस वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो। तो ज़्यादा इजी क्या होगा? 6 आप यहाँ से बाहर निकालो या 2 लेके आओ। ज़्यादा इजी क्या होगा कि बाहर से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप लेकर के आओ, ज़्यादा तो इजी ही होगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाता है तो इसका नया स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखो। सेंटर में जो पॉजिटिव 8 के 8 प्रोटॉन्स थे वैसे ही और 8 न्यूट्रॉन्स थे बिल्कुल वैसे ही। फर्स्ट वाला जो सेल के सेल था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट थे। तो ये था हमारा के सेल। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे के बाद एल सेल, ठीक है, एल सेल। तो इसमें पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे थे। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे थे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ला करके अपने आप को स्टेबल किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल को, तब जा कर के ये स्टेबल हो चुका है। तो ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब जाके ये हो चुका है बिल्कुल स्टेबल। थोड़ा इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी चेक कर लेते हैं। तो बीच में जो प्रोटॉन्स थे वो तो बिल्कुल 8 के 8 थे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे पहले से तो कितने थे? टोटल आप थे 6 और 2 एक्स्ट्रा आ चुका है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो चुके हैं इसके पास हो चुके हैं टोटल 10 है ना। 8 और 2 10 सॉल्व करोगे तो कितना आया? -2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जैसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसने डेवलप कर लिया एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो एक एटम है अगर वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे के टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।